नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। आपको बताने कि आज बीजेपी सभी राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 9 साल की उपलब्धियों का बखान होगा। केंद्रीय मंत्री लोगों तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने का काम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे। तो आज बीजेपी सभी राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इनके अलावा जो मंत्री हैं, मंत्रियों को अलग अलग शहरों का जिम्मा सौंपा गया है। तो आज देश भर में बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम है और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज बीजेपी सभी राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और मोदी सरकार के दरअसल 9 साल पूरे हुए हैं। 9 साल पूरे होने पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस दौरान 9 साल में सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं, कैसे सरकार ने जनता के लिए काम किया है, यही तमाम उपलब्धियां जो है वो बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के सांसद, बीजेपी जो शासित राज्य है वहां के मुख्यमंत्री बताने की कोशिश करेंगे। जनता तक एक एक बात बीजेपी के कार्यक्रमों की पहुंचाने की कोशिश होगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो मोदी सरकार के 9 साल कैसे बीते हैं, 9 साल में क्या क्या खास कार्यक्रम सरकार ने किए हैं जनता के लिए, कौन कौन सी वो उपलब्धियां हैं जिन्हें आज बीजेपी गिनाएगी। इंतजार बस थोड़ी देर का, क्योंकि 11 बजे के बाद से तमाम मंत्रियों की, तमाम मुख्यमंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आनी शुरू हो जाएगी। और इधर मोदी सरकार पर कांग्रेस अध्यक्ष का हमला। बता दें आपको कि ट्वीट कर मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधा है। 9 सालों में जानलेवा महंगाई, बीजेपी ने लूटी जनता की कमाई, ये लिखा गया है खड़गे की तरफ से। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हर जरूरी चीज पर जीएसटी की मार, बिगड़ा बजट, जीना दुश्वार, अच्छे दिनों से अमृतकाल की यात्रा, महंगाई से जनलूट की बढ़ती मात्रा। तो उन्होंने बाकायदा एक कविता के स्टाइल में, एक स्लोगन के स्टाइल में अपनी बात कही है कि 9 सालों में जानलेवा महंगाई, और इसके आगे वो लिखते हैं कि बीजेपी ने लूटी जनता की कमाई। आगे उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हर जरूरी चीज पर जीएसटी की मार, और इसी से मिलाते हुए लाइन वो आगे लिखते हैं कि बिगड़ा बजट और जीना दुश्वार। तो बीजेपी ने जनता की कमाई को लूट लिया है। मोदी सरकार पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने का ये हमला। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करेंगे लखनऊ और दिल्ली का, जहां से हमारे सहयोगी विवेक और पीयूष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम विवेक का रुख करना चाहेंगे और विवेक से समझना चाहेंगे। विवेक, फिलहाल उत्तर प्रदेश में क्योंकि 11 बजे का वक्त है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या लग रहा है कैसे उपलब्धियां गिनाने की कोशिश ये सरकार की तरफ से की जाएगी? क्योंकि कांग्रेस लगातार हमलावर है, कांग्रेस 9 सवाल पूछ रही है तो बीजेपी अपनी खूबियां बता रही है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तमाम स्टेट कैपिटल्स में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से, वो इसी कैंपेन, चुनावी कैंपेन का एक हिस्सा माना जा रहा है। लखनऊ में 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें मौजूद रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के वो भी रहेंगे और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी इसमें शामिल रहेंगे। इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 9 साल की उपलब्धियां बताई जाएंगी। साथ ही एक प्रेजेंटेशन भी केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर दिया जाएगा, मीडिया के जरिए लोगों तक पहुँचाया जाएगा। और फिर उसके बाद बीजेपी के जो अगले कार्यक्रम है, लोगों तक घर घर जा करके इस उपलब्धियों को पहुंचाना उनके घर पर। तो अब ये चुनावी कैंपेन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में बीजेपी कर चुकी है। आज उसका एक और पार्ट होने जा रहा है। लखनऊ में 11 बजे एक प्राइवेट होटल में ये प्रोग्राम रखा गया है। बिल्कुल, पीयूष भी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। पीयूष, ये वाकई में चुनावी कैंपेन के थ्रू ये सब किया जा रहा है या फिर 2024 को ध्यान में रखकर किया जा रहा है कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी, 9 साल की खूबियां जो है वो भी गिना देंगे और जनता के दिल में घर करने की भी एक कोशिश बीजेपी की तरफ से इसे माना जाए? देखिए, बीजेपी लगातार अपनी तैयारियों को कर रही है। जैसे जैसे 2024 का रण करीब आता जा रहा है, उसी तरह से बीजेपी के जो कैंपेनर हैं वो ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। और इस बार कमान दी है केंद्रीय मंत्रियों को। केंद्रीय मंत्री पूरे देश भर में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 9 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या कुछ किया है देश में, किस तरह से उपलब्धियां रही हैं, इसको गिनाने की कोशिश करेंगे। एक तरह से 2024 के रण के पहले की एक कवायद है जिस कवायद को अंजाम दिया जा रहा है। और इसी कवायद के तहत आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, जिसका समय 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच का है। और 11 से 12 के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं विपक्ष पर भी एक निशाना होगी, क्योंकि विपक्ष ने भी 9 सवाल पूछे थे 9 साल के कार्यकाल पर। निदा, बिल्कुल,
और अगर दिल्ली में हम बात करें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दिल्ली का क्या कार्यक्रम है और दिल्ली में कौन कौन मौजूद रहेगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोई जानकारी पीयूष? बिल्कुल, दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे। उसके अलावा दिल्ली के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो मौजूद रहेंगे। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद रहेंगे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे होगी। हाँ ठीक है विवेक, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे। देखिए इस वक्त जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिल रहा है। कभी अभियान चला देती है कांग्रेस पार्टी, वो बीजेपी की कमियां गिनाती है, और अब आज बीजेपी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी खूबियां गिराएगी। तो ऐसे में जिस तरीके से कई आरोप बीजेपी के ऊपर लग रहे हैं, तो लग रहा है कि उपलब्धियां कम और कांग्रेस ज्यादा निशाने पर रहेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी लगातार पूछ रही है। जी बिल्कुल, उपलब्धियों के साथ साथ विपक्षी खामियों को भी गिनाया जरूर जाएगा और ये बताया जाएगा कि विपक्ष इस स्थिति में नहीं है कि वो देश में नरेंद्र मोदी को रिप्लेस कर पाए। तो जो आरोप लगे हैं उनका भी जवाब इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया जाएगा, लेकिन उपलब्धियों पर खास जोर होगा। ये माना जा रहा है कि एक जो सरकार का पॉजिटिव साइड है उसको ज़्यादा उभारने की कोशिश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी। विपक्ष पर भी ज़रूर निशाना साधा जाएगा, क्योंकि जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के स्तर पर हो, चाहे वो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से हो, उसका जवाब भी ज़रूर दिया जाएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल पीयूष अभी हमारे साथ लगातार बने हुए। पीयूष, कहा यह जा रहा है, विपक्ष जो है एक बात और कह रहा है कि दरअसल बीजेपी ने कुछ काम किया ही नहीं है और यही वजह है कि उसको बखान करने की जरूरत पड़ रही है। विपक्ष की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि अगर 9 सालों में काम क्या होता तो आपका काम बोलता, आपका विकास होता, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमने क्या किया है जनता के लिए। देखिए निदा, भारतीय जनता पार्टी हर साल जब उसका 1 साल का वक्त पूरा हुआ था 2015 में, जब 2016 में दूसरा साल पूरा हुआ था, इस तरह वो हर साल जब मोदी सरकार का 1 साल पूरा होता है तो वो प्रेस करती है। और इस बार तो 9 साल पूरे हुए हैं और 9 साल पूरे होने के बाद अगले साल पार्टी चुनाव में जा रही है, लोकसभा के चुनाव हैं और ऐसे में साफ है कि हर दल यहां पर राजनीति करने आया है। तो राजनीति की ये चरित्र भी है कि वो अपनी बातों को जनता के सामने रखे, क्योंकि जनता के सामने जब अपनी बातों को रखेगा और जनता को समझाने की कोशिश करेगा, उसी के आधार पर वो चुनाव में जाएगा। और कहीं ना कहीं ये चुनावी एजेंडा भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में जितने काम किए हैं उन कामों को गिनाते हुए केंद्र की सरकार के वो बड़े काम और साथ ही साथ कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस इसके पहले सरकार में थी, सत्ता में थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर सीधा हमला भी भारतीय जनता पार्टी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करेगी। बिल्कुल। चलिए पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, लेकिन विवेक आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और अहम खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि पटना से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में फिलहाल नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, क्योंकि 12 जून को विपक्षी एकता दल की बैठक होगी और इस बैठक में कई दिग्गज नेता के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। विपक्षी एकता पर बड़ा ऐलान हो सकता है। अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पटना से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में फिलहाल नीतीश कुमार जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि 12 जून वो तारीख जब विपक्षी एकता दल की बैठक होगी और इसके अलावा बैठक में कहा यह जा रहा है कि कई दिग्गज नेता जो है वो शामिल होंगे, उनके शामिल होने की संभावना जताई जा रही है और साथ ही साथ विपक्षी एकता पर कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है। तो पटना से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में फिलहाल नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार पिछले दिनों काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों से लगातार उन्होंने ये बेड़ा उठा रखा है कि कैसे भी करके तमाम विपक्षी दल जो है उनको एकजुट करना है और साथ ही साथ सरकार को ये मैसेज देना है कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर आपके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेगा, आपके खिलाफ पूरी रणनीति बनाएगा। लेकिन अब बारी है शक्ति प्रदर्शन की, तो लिहाजा पटना से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि विपक्षी एकता दल जो है वो क्या है और इसके अलावा बैठक में कई दिग्गज नेता जब एक साथ शामिल होंगे तो इसके बाद एक अलग ही शक्ति का एहसास जो है वो नीतीश कुमार कराना चाहते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि विपक्षी एकता पर कि विपक्ष कैसे एकजुट है, इस पर भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। भ्रष्टाचारियों की एकता है और तमाम भ्रष्टाचारी देश की एकता अखंडता के प्रति गंभीर नहीं है। ये तुष्टीकरण की राजनीति में पूरी तरह से आज भाजपा के राष्ट्रवाद पर चोट कर रहे हैं। इनकी दुकान बंद होने के डर से, इनके भ्रष्टाचार से अकुत संपत्ति कमाए हुए लोग अपनी संपत्ति और जेल जाने से बचने के लिए एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकतंत्र की धरती बिहार को अपवित्र कर रहे हैं।
निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अगले महीने में पूरे विपक्षी दल के लोगों की एक बैठक होगी और यह हम समझते हैं आदरणीय ममता बनर्जी जी ने मांग की थी कि यह जेपी की धरती रही है, यहाँ पर कई आंदोलन हुए हैं, यह वीरों की भूमि रही है और नीतीश जी को उन्होंने जिम्मा सौंपा कि आप सारे विपक्षी दल के लोगों को आप बिहार बुलाइए, इकट्ठा करिए और सब विपक्षी एकता को एकजुट गोलबंदी करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग मुकाबला करें। जिस मुल्क में भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान आज़ादी में नहीं रहा, वैसे लोग आज जिस तरह से एक देश के सामने नाज़ीर पेश कर रहे हैं, यह काफ़ी दुखद है। जी बिहार में है, मुझको नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बिहार के नेता हैं, वो बिहार के 18 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। 18 वर्षों से मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी एक बिहार जैसे स्टेट में अपना बहुमत नहीं जुटा सके। सब दिन बैसाखी के सहारे सरकार चली, कभी एनडीए गठबंधन के साथ चला तो कभी आरजेडी के साथ चला तो कभी कांग्रेस के साथ चला तो कभी जीतनराम मांझी जी के साथ चला, कभी इधर गए कभी उधर गए, जनता के साथ विश्वासघात भी हुआ। अब वो एकता की बात करते हैं, आप जब एक नहीं हो सकते हो फिर देश की एकता की क्या बात करते हो? ये सब दिवा स्वप्न है, इसलिए विपक्ष कभी इकट्ठा नहीं होगा। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी राजीव मोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से 12 जून की तारीख मुकर्रर की गई है कि 12 जून को विपक्षी एकता दल की बैठक होगी, क्या लग रहा है, क्या संदेश देने की कोशिश में नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं? सबसे बड़ी बात है इस बैठक को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। राजीव, देखिए बिल्कुल, ये बहुत पहले से ये चर्चा हो रही थी। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता मुहिम चलाई थी, तब से ये बात हो रही थी इसको लेकर एक बिहार में बड़ी बैठक। इसका खुलासा उन्होंने कई बार किया है, लेकिन अभी जो ये सामने आया कि 12 जून को, आगामी 12 जून को पटना में एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसको महा बैठक का नाम दिया जा रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि देश भर के जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके दिग्गज नेता उसमें शामिल होंगे। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि अभी तक इसके बारे में तिथि को लेकर या स्थान को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि जदयू की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से नहीं आई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कल रविवार को एक बैठक हुई थी जदयू की, जिसमें मुख्यमंत्री ने इस बात का इशारा किया था। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि 12 जून को ये बैठक होगी और इस बैठक राजीव, विपक्षी एकता पर कोई बड़ा ऐलान की भी संभावना जताई जा रही है कि विपक्षी एकता या पूरा विपक्ष कैसे एकजुट है, इसको लेकर के भी कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। तो बड़ा ऐलान जो है वो किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या लग रहा है, क्या कोई एक चेहरे का नाम का ऐलान हो जाएगा कि तमाम विपक्षी दलों ने एक चेहरा, एक फेस 2024 के लिए चुन लिया है, या फिर कुछ और? देखिए, बड़ा ऐलान क्या होगा ये तो अभी कहते कि भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो पुराना अनुभव रहा है उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि कभी भी विपक्षी एकता बिहार में या भारत में इस तरह से नहीं हुई है। एक बार यूनाइटेड फ्रंट की सरकार जरूर बनी थी, लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें जो तमाम नेता हैं और जो भी विपक्षी दल के नेता हैं, जैसे ममता बनर्जी हैं या सपा के वहाँ अखिलेश यादव हैं या महाराष्ट्र में शरद पवार हैं, ये तमाम जितने लोग हैं सभी महत्वाकांक्षी लोग हैं और एक नाम पर किसी का फैसला हो जाए कि इनके चेहरे पर प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा जाएगा, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये बहुत बड़ा चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती होगी खास करके इस बैठक के। लेकिन इस बैठक के माध्यम से ये जरूर है कि ये संदेश देने का प्रयास होगा कि विपक्षी एकता जो नीतीश कुमार लेके चल रहे हैं उसको पूरा विपक्ष कुल मिलाकर के एकजुट है, ये सबसे बड़ा मैसेज देने की कोशिश नीतीश कुमार करेंगे और साथ ही साथ उनकी शक्ति क्या है उसका भी प्रदर्शन वो करेंगे। चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हो रहे एमएलसी चुनाव के लिए। चुनाव की दरअसल आपको बता दें कि यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। एमएलसी की 2 सीटों के लिए मतदान जो है वो जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोट डाला है और शाम 4 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर एमएलसी की 2 सीटें ऐसी थी जहाँ पर मतदान जो है वो चल रहा है। सुबह से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई थी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपना वोट डाला। तो आप देखिए तस्वीरें उस वक्त के जिस वक्त सीएम योगी ने वोट डाला और ये वोटिंग की प्रक्रिया शाम 4 बजे तक चलेगी, यानी शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग जो है वो हो रही है, वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। 2 सीटों के लिए एमएलसी की ये मतदान यहाँ पर हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पर
वोट डाला। तो तस्वीर उस वक्त थी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पहुंचे थे। यहाँ पर जाकर के उन्होंने अपने वोट डाला। तो यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह से वोटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी थी और अब शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो एमएलसी की 2 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वोट डाला। नमामि गंगे का नाम पे आपने पैसा लिया, लेकिन वो पैसा कहाँ बहा दिया आपने? क्या जवाब है आपके पास? अगर बिजली सस्ती मिल जाए दिल्ली से तो हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को इतनी बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। बीजेपी अपने सांसदों का जल्दी आएगा और समाजवादी कल्चर जो रहा है लड़ेंगे, दलितों की, पिछड़ों के और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ेंगे हम। मोदी सरकार की करने जा रही है 9 जून को नैनीशारण में, जहाँ पे अम्बेडकर जी के, लोहिया जी के बारे में सब लोगों को पता चलेगा, कार्यकर्ताओं को। ये बड़ा कार्यक्रम 9 जून को करने जा रही है। 8 और 9 जून को समाजवादी पार्टी शिविर लगा रही है। कि वो जानते हैं कि हार सुनिश्चित है, केवल लोगों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार के चुनाव को उन्होंने लड़ा है और केवल धन की बर्बादी के लिए जो उत्तर प्रदेश की जनता का गाढ़ी कमाई का धन समाजवादी पार्टी ने बर्बाद किया है, आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। केवल लोगों को गुमराह करने के लिए मैं कह सकता हूं यह राजनीतिक थेथराई है। वो जानते हैं कि उनके पास मतों की संख्या नहीं है, जानते हैं कि वो हेड्स नहीं है, तब भी वो दुगने से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, फिर भी वो चुनाव में गए हैं। ये राजनीतिक बेशर्मी, राजनीतिक थेथराई है। हम रुक लेंगे विवेक। एमएलसी की 2 सीटों के लिए मतदान जारी है। फिलहाल क्या ताजा अपडेट? देखिए, ज़्यादातर जो बड़े नेता हैं उन्होंने अपना अपना वोट डाल दिया है, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, बीजेपी के जो डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक वो डाल चुके हैं, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव भी पहुंचे हुए हैं। ये दोनों विधायक हैं। जैसा आप जानती हैं कि एमएलसी के चुनाव में सिर्फ विधायकों को वोट डालने का अधिकार होता है। तो 9 बजे से सारे विधायक वोट डाल रहे हैं। शाम 4 बजे तक वोट पड़ेंगे और आज ही रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। 2 सीटों के लिए ये मतदान हो रहा है और अगर देखा जाए संख्या बल के हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी के जो 2 प्रत्याशी हैं वो बिल्कुल जीत ही जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बावजूद इसके अखिलेश यादव ने अपने 2 प्रत्याशी उतारे हैं जिनकी हार तय है, क्योंकि उनके वोट बहुत कम है। 118 कुल उनके पास वोट हैं और इसके अलावा 5-6 जो हैं वो लोकदल के विधायक हैं जो उनको वोट करेंगे। इसके अलावा उनके पास कोई वोट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले 274 विधायक हैं। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर और जो उमाशंकर सिंह बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक है वो भी वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को। कांग्रेस ने अपने आप को इस चुनाव से अलग रखा है। उनके 2 विधायक हैं लेकिन वो दोनों ही इस मतदान में वोट डालने नहीं जा रहे हैं। तो जो परिस्थिति है वो देखते हुए इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। बावजूद इसके अखिलेश यादव इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे और उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़ा किए हैं। अब देखते हैं कि क्रॉस वोटिंग का क्या होता है, जिसके पास जितने विधायक हैं उससे कम या ज़्यादा वोट मिलते हैं या नहीं। सिर्फ इस बात को लेकर के जो आंकड़े होंगे वो दिलचस्प होंगे। बिल्कुल, चलिए ठीक है विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अशोक गहलोत और सचिन पायलट की। दरअसल अशोक गहलोत और सचिन पायलट को दिल्ली तलब किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष दोनों नेताओं से मुलाकात करेंगे और गहलोत पायलट के बीच सुलह की कोशिश करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए अब कांग्रेस हाईकमान कोशिश करता दिखाई दे रहा है। आज पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ मुलाकात करेंगे और विवाद सुलझाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ये एक महत्वपूर्ण बैठक है। उम्मीद जताई जा रही है कि सचिन पायलट को बड़ा पद भी दिया जा सकता है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, क्योंकि सचिन पायलट लगातार नाराजगी जाहिर करते रहते हैं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ वो कई बार मोर्चा खोल चुके हैं। अब ऐसे में अगर सचिन पायलट को शांत करना है और आने वाले राजस्थान के में जो विधानसभा चुनाव होने हैं आगामी, उनमें शांतिपूर्वक तरीके से कांग्रेस पार्टी को फोकस करना है, तो दोनों को समझाना, दोनों के बीच सुलह कराना बहुत बड़ा मसला जो है वो बन चुका है कांग्रेस पार्टी के लिए। और अब खबर यह है कि सचिन पायलट को शायद कोई बड़ा पद दिया जा सकता है और अगर देखना होगा कि सचिन पायलट उस फॉर्मूले पर तैयार होते हैं, राजी होते हैं, सहमति जताते हैं या फिर नहीं। तो फिलहाल अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो है वो दिल्ली तलब किए गए हैं और अब ऐसे में अगर पायलट को आला कमान की तरफ से कोई भी फॉर्मूला दिया जाता है तो क्या उस फॉर्मूले पर गहलोत सहमत होंगे, ये भी बड़ी बात होगी।
तो फिलहाल गहलोत पायलट के बीच सुलह कराने की कोशिश में आलाकमान नजर आ रहा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट को दिल्ली तलब किया गया है। अब जब दोनों नेता आएंगे, आमने सामने होंगे, बातचीत होगी, तो ये जो दूरियां हैं वो नजदीकियों में तब्दील होंगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्या राजस्थान का विवाद आज सुलझ जाएगा, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों से आप मुलाकात करने वाले हैं, इस तरह की हाँ करने वाले हैं। आने के बाद ही मालूम होगा कि तो डिस्कशन करेंगे, पार्टी के हित में जो कुछ बातें होगी वो चर्चा करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी रवि सर्राफ का। रवि, खबर ये है कि आज जब दोनों को दिल्ली तलब किया गया है, लेकिन इस बीच जो अहम बात है वो ये कि सचिन पायलट को बड़ा पद भी दिया जा सकता है। क्या लग रहा है, सचिन पायलट बड़ा पद अगर लेंगे तो उसे स्वीकार करेंगे या फिर ये ऑफर जो है वो अशोक गहलोत को सहमति में तब्दील होगा कि नहीं? बिल्कुल देखिए, देखना होगा कि जिम्मेदारी सचिन पायलट को क्या मिलती है। हालांकि पूर्व निर्धारित कई सारे मीटिंग जो है हम लोगों ने लगातार देखा कि वो कैंसिल होते गए। अशोक गहलोत दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे थे, पर अब अशोक गहलोत दिल्ली में, सचिन पायलट दिल्ली में और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो झगड़ा है दोनों बड़े नेताओं के बीच में, झगड़े को कैसे सुलझाया जाए इस पर फोकस रहेगा गांधी परिवार का भी और खासतौर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी, क्योंकि आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव है राजस्थान में। तो ऐसे में पार्टी नहीं चाहेगी कि किसी भी तरह की नुकसान इस झगड़े की वजह से पार्टी को हो पाए और चुनाव में नुकसान हो पाए। क्योंकि देखिए, कर्नाटक बहुत मुश्किल से भी कांग्रेस पार्टी के खाते में आई, तो कोशिश रहेगा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह पर कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे और एक राज्य में जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है राजस्थान में, उस सरकार को बचा लिया जाए। हालांकि सचिन पायलट के सामने फॉर्मूला दिया जाएगा कि जिस तरीके से पिछले चुनाव प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सचिन पायलट ने लड़वाया था, अपने गुट के ज्यादा लोगों को जिस तरीके से नाराजगी हुई थी उसको। लेकिन रवि नहीं लगता कि जो आज पहल आलाकमान की तरफ से की जा रही है या फिर पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से की जा रही है, ये पहल बहुत पहले हो जानी चाहिए थी? क्योंकि अगर इस दिशा में सोचा जाता आलाकमान की तरफ से तो दोनों का झगड़ा शायद बाहर ही नहीं आता और शायद इतनी राजनीति भी नहीं होती। हाँ बिल्कुल लीला, देखिए क्योंकि लगातार जिस तरीके से मीटिंग्स दिल्ली में बुलाई जा रही थी और लगातार हम देख रहे थे कि मीटिंग कैंसिल हो रही थी, यानी कि कवायद किया जा रहा था, गांधी परिवार हो या फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, दोनों की तरफ से कवायद किया जा रहा था कि इस झगड़े को किसी तरह से सुलझाया जाए। पहले हमने देखा था जब मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे तो उनको पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था प्रभारी अजय माकन के साथ। कोशिशें पूरी हुई राजस्थान में कि किसी तरीके से दूरी को पाट दिया जाए और जो नाराजगी उसे दूर कर दिया जाए, पर अब शायद समय नजदीक आते जा रहा है क्योंकि दोनों बड़े नेता दिल्ली में है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होगी। तो जाहिर सी बात है, समय अब नजदीक आ चुका है और नाराजगी को दूर करने की कवायद दिल्ली से होगी। बिल्कुल, जो दूरियां दोनों में बढ़ गई हैं वो दूरियां नजदीकियों में तब्दील होती हैं या नहीं, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।